पढ़ेंगे भाई क्लासिकल वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने थोड़ा सा कल पढ़ भी लिया था, फिर से पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितनी भी फोर्सेज हैं वो सारी मिलके क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो बोलो कितनी तरह की फोर्स पढ़ी है हमने? तीन बेसिकली। क्या क्या? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। तो ये तीनों मिलके क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इन सबका वर्क डन जोड़ दो, सबका वर्क डन जोड़ दो विद साइन, ऑब्वियसली प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जोड़ा क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। तो बोलो W टोटल इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रल F dx, है ना। बोलो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, xi से xf तक। बोलो ये जो फोर्स है इसको क्या लिख दिया? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख दिया v dv बाई dx। बोलो क्या बन जाएगा? m इंटू एक्सेलरेशन v dv बाई dx इंटू dx, dx dx कट जाएगा। बोलो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन रह गया? वेलोसिटी। तो लिमिट भी किसकी लगेगी यहाँ पे? वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। मास कांस्टेंट बाहर निकल गया। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 लिमिट इनिशियल से फाइनल। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। सही है। और बेसिकली ये क्या बन गए हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये कब पढ़ लिया था कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा बोलो सारी की सारी फोर्सेस W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव का जो वर्क डन होता है, कंजर्वेटिव का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होता है। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव। तो जहां पे ये लिखा होता है वहां पे क्या कर दिया? माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, और लॉस इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है। तो बोलो माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, इसको उठा के इधर ले जाओ। ले गए? बोलो यहां पे क्या था? माइनस यू एफ, उधर जाके प्लस यू एफ, और इधर क्या था? माइनस इंटू माइनस प्लस यू आई, उधर जाके माइनस यू आई। तो बोलो इधर ऐसे लिख दिया मैंने इसको, प्लस यू एफ हुआ था और माइनस यू आई हुआ था। तो बोलो ये क्या बन गया? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम मैकेनिकल एनर्जी बन गया था, है ना। माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल माइनस इनिशियल मैकेनिकल। बोलो दो फोर्सेस हैं केवल, कौन सी? नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, जो क्या कर सकती हैं? मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकती हैं। अगर एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, अगर एक्सटर्नल नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो रहेगा। भाई यहाँ पे फोर्स ही नहीं है तो ये तो जीरो रहने वाला है। ये जीरो है मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था वो बेसिकली क्या था? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, तब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल रहती है। ठीक है। तो वो भी हमने इससे एक्सप्लेन कर दिया है और हमने एक नई बात भी सीख ली। ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना है, वो अपने आप याद हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये हो गया। तो बोलो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करने वाले कौन है? दो लोग, एक्सटर्नल एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कोई चेंज कर सकता है क्या? ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अगर मान लीजिए आपको जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो किस में दे दिया जाए? वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो जो आउटपुट आता है वर्क डन, वो क्या आता है? स्केलर। लेकिन हमको अगर क्या कर दिया जाए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर में दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली पुराना फॉर्मूला भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू छोटा सा वर्क डन। क्या जाएगा भाई? छोटा सा वर्क डन। बोलो क्या होने वाला है? डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। और जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये वेक्टर पहला, ये दूसरा वेक्टर, पहले वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा? आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे वाले को जे से, और के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? तो बोलो यहाँ पे क्या आने वाला है? DW इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आई जे के डी एक्स डी वाई डी जेड आई जे के, मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? एफ एक्स डी एक्स। भाई बाहर इंटीग्रेशन भी लगा हुआ था ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। बोलो वो इंटीग्रेशन हर एक डॉट प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा।
क्या आएगा बोलो, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। ये असल में हमने क्या किया है, हमने वही पुराना चीज है, या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स की डायरेक्शन में। हमने डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स वाला हिस्सा ये है ना, तो एक्स वाली फोर्स के साथ एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट का हिस्सा ही तो लगेगा, यस और नो। वाई वाली डिस्प्लेसमेंट के साथ वाई वाली फोर्स लगेगी, जेड वाली डिस्प्लेसमेंट के साथ जेड वाली फोर्स लगेगी, और सब उन सब का क्या हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करके ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सिंपल है। तो बोलो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका, सही है। और बोलो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ये dx वाला कंपोनेंट है ना, ये dx का कंपोनेंट है भाई, यानी कि x की डिस्प्लेसमेंट है, तो बोलो यहाँ पे लिमिट भी किसकी लगेगी, x की लिमिट लगेगी, यस और नो। ये x में कौन सा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे y की लिमिट लगेगी, है ना। जैसे y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4 पे चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यस और नो। यहाँ पे z1 से लेके z2 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, सही है। मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि एक पार्टिकल है, वो 1, 2, 3 से मूव करके 5, 6, 7 पे चला जाता है, तो बोलो x में कितना चेंज हुआ है, 4 हुआ है ना। x y z लिखते हैं भाई, तो बोलो ये क्या है, x कंपोनेंट इनिशियल और ये क्या है, x कंपोनेंट फाइनल। बोलो तो x i क्या हो जाएगा 1 और x फाइनल क्या हो जाएगा 5, सही है। बोलो ऐसे ही y इनिशियल 2, y फाइनल 6, z इनिशियल z फाइनल, सही बोल रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे जो लिमिट्स लगेंगी वो कौन सी लगेंगी, बोलो भाई एक्स वाई जेड वाली अलग अलग लगेंगी, ठीक है ना। उल्टा मत कर देना कि कहीं उसकी लिमिट उस पर लगा दो, उसकी लिमिट उस पर लगा दो, ठीक है। देवांश आगे बैठ जाओ जतिन के पीछे। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे अगर फोर्स क्या हो कांस्टेंट, एफ वाई एफ एक्स एफ जेड तीनों की तीनों फोर्स क्या हो कांस्टेंट, तो बोलो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे ना, बाहर निकल गई। इफ ये फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा, एफ एक्स बाहर निकल गया, एफ वाई बाहर निकल गया, एफ जेड भी बाहर निकल गया, बचा कौन अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, फिर क्या लगेगा एक्स पे लिमिट लग जाएगी, याद है ना। बोलो भाई ये डीएक्स मतलब एक्स का छोटा सा चेंज, और इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा एक्स का बड़ा चेंज। एक्स का बड़ा चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, एक्स आई से एक्स एफ तक हो रहा है, यस और नो, x1 से x2 तक हो रहा है ना। तो बोलो यहाँ पे एक बार x की जगह x2 रखेंगे, माइनस x की जगह x1 रखेंगे, क्या आएगा x2 माइनस x1। ऐसे यहाँ पे y2 माइनस y1 और यहाँ पे z2 माइनस z1। नहीं आई ये बात, समझ में, क्लियर हो गई ये बात। चले आगे पक्का, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, नो डाउट। अभी ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ लिया ना, याद है ना, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, इन तीनों का सम हो रहा है, यस और नो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। फोर्स पता चल गई क्या है, बोलो 2i प्लस 3j प्लस के, एंड डिस्प्लेसेस ए पार्टिकल फ्रॉम 1, 3, 6 टू 11, 4, 10। बोलो ये क्या है x1 y1 z1, और ये क्या है, सही है। तो अच्छा अब मुझे क्या निकालना था, वर्क डन निकालना है। बोलो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या था, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, और तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, यस और नो। लिमिट यहाँ पे बोलो x1 से x2, यहाँ पे y1 से y2, और यहाँ पे z1 से z2 लिमिट लग जाएगी। बोलो fx कितना है, फोर्स का x वाला कंपोनेंट i में होता है ना, तो बोलो कितना है ये 2 है ना, तो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2dx, सही है ना। अरे fx मतलब 2 था ना, dx इंटीग्रेशन x1 से x2 1 से 11 नहीं हुआ क्या, बोलो क्या आएगा 1 से 11 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का y कंपोनेंट 3dy, y की लिमिट का 3 से लेके 4 तक है ना, 3 से 4 जा रहा है y में, प्लस z बोलो 1 है ना, तो बोलो और यहाँ पे dz लिमिट बोलो 6 से 10, ये हो जाएगा 6 से 10। बोलो 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 11 माइनस 1 10, वैसे भी बोलो x में कितना चेंज हुआ है
1 से 11, यस और नो? 10 का चेंज हुआ है तो बोलो 2 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 का चेंज हुआ है, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 4 का चेंज हुआ है। बोलो ऐड कर दो इनको, 20 प्लस 3 प्लस 4 27 आ जाएगा। 27 जूल, जूल लगाना नहीं भूल रहे। सही है, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे, ठीक है भाई। F इज इक्वल टू √3i कैप प्लस √2j कैप प्लस √5k कैप। डिस्प्लेसमेंट है 1, √7, √8 2, √7, √8, √3। बस डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी मुश्किल बना दी। फोर्स अभी भी कांस्टेंट है, कर लोगे? कर सकते हैं ना? बोलो भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, √3 को बोलो कितना हो गया, √7 - 1। यहां पे बोलो √2 इंटू √8 - √7 और √5 इंटू √3 - √8 हो गया। और क्या चाहिए? आसान है ना? यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि इसका जो फोर्स का x कंपोनेंट है ये x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, y कंपोनेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है और z कंपोनेंट z कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। सही है? ऑब्वियसली जैसे x इक्वल टू 1 पे आया तो 1 न्यूटन लगने लग गया, x इक्वल टू 2 पे गया तो 2 न्यूटन लगने लग गया, x इक्वल टू 3 पे गया तो 3 न्यूटन लगने लग गया। ठीक है? और पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, 111 से 369 तक जा रहा है, तो वर्क डन निकालना है आपको ऑब्वियसली। बोलो वही सदाबहार फॉर्मूला, सदाबहार फॉर्मूला यही है ना, लिखे इसी को कर देते हैं आगे। इक्वल टू बोलो फोर्स का x कंपोनेंट Fx, x भाई फोर्स का x कंपोनेंट यही तो है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है, i के साथ x होता है। ठीक है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, जेड इंटू डी जेड। बोलो लिमिट 1 से 3, 1 से 3 लग गई, 1 से 6 हो गया। बोलो x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से 3 प्लस यहां पे y dy का वाई स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से 6 प्लस यहां पे जेड डी जेड का जेड स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से 9। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे 1/2 अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। हो गया? अब क्या करना है, एक बार x की जगह 3 रखना है, माइनस x की जगह 1 रखना है। तो बोलो x की जगह 3 रखा, कितना आया, 1/2 पूरा बाहर ही निकाल लिया मैंने, कितना आया बोलो 9 माइनस x की जगह 1 रखो, सही है ना, प्लस बोलो y की जगह 6 रखो 36 माइनस y की जगह 1 रखो 35 प्लस z की जगह 9 रखो 81 माइनस 1 यानी कि 80। आगे ये कितना है, 8 ही तो है, 88 प्लस 35 कर लेना 123/2 हो जाएगा आंसर। तो इंटीग्रेशन भी करना आ गया आपको, वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स सबको आप हैंडल कर लेंगे ना भाई। F इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 0 ये क्या दे दिया भाई, फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0,0,0 से 437 तक। मुझे बताओ फोर्स का कंपोनेंट सारा कहां है, सिर्फ और सिर्फ एक्स में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी लेनी पड़ेगी, एक्स वाली लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बोलो फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स डी एक्स होता है ना, बोलो भाई, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। वाई फोर्स क्या है, जेड वाली फोर्स, तो आगे सब जीरो ही होने वाला है, सिर्फ ये करना है एफ एक्स कितना है, एक्स के बराबर है। बोलो लिमिट 0 से 4, अब करना पड़ेगा क्या मेरे को, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की जगह 4 फिर एक बार एक्स की जगह 0, आंसर वैसे भी 8 आने वाला है। दिख गया, क्लियर है? करके दिखाऊं क्या इसको आगे, पक्का प्रॉमिस? ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक है भाई। अभी अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फोर्स क्या है? वाई आई कैप। आई कैप है मतलब एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स है। ये एक्स डायरेक्शन की जो फोर्स है वो वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है। वाई में जो पोजीशन है उसके हिसाब से एक्स की फोर्स हो रही है। क्या फोर्स कांस्टेंट है? फोर्स तो वेरिएबल है, जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है 1 1 1 से 3 2 1 तक। वर्क डन बताना है। बोलिए, वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। एफ वाई और एफ जेड जीरो है तो उनके वर्क डन जीरो हो गए। बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स डी एक्स, लिमिट 1 से 3 तक। सही। एफ एक्स क्या है? वाई के बराबर। अब इंटीग्रेशन है और यहां पे क्या दिख रहा है आपको? y इंटू डी एक्स। कितने वेरिएबल है? 2। क्या इंटीग्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकता है कोई? अगर y और x में कोई रिलेशन होता तो मैं y को x की टर्म में लिख लेता और फिर इंटीग्रेट कर लेता, लेकिन अभी कोई रिलेशन दे रखा है क्या? नहीं, तो इसलिए इसको आगे इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। और इंटीग्रेशन में कितने वेरिएबल है? 2। तो इस तरह के केस में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? है भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ f इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस 0 और डिस्प्लेसमेंट है कहां से? 1,1 से 2,2 अलोंग द लाइन x इक्वल टू वाई। अभी क्या हुआ? x और y में रिलेशन दे दिया। वर्क क्या होता है बोलो भाई? w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब एफ वाई और एफ जेड तो है ही नहीं, है भाई? कौन है? सिर्फ एफ एक्स। एफ एक्स कितना है? वाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको देख के मेरे को रोना आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन में हेल्प कर दी मेरी क्वेश्चन वाले ने। क्या कि x और y क्या है? इक्वल है। इस लाइन पे चल रहा है, मतलब x और y में ये रिलेशन है। जहां y है वहां x लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है। तो बोलो y की जगह क्या लिख दूंगा? इंटीग्रेशन x dx। लिमिट क्या लगेगी? 1 से लेके 2 तक। सही है ना? 1 से। कोई भी दिक्कत है भाई? अब तो कर लोगे? क्लियर है ना? ठीक है। स्पेशल नोट क्या है नोट में? इफ ए वेरिएबल फोर्स इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको एक क्या दे दिया जाए? वेरिएबल फोर्स दे दी जाए वेक्टर फॉर्म में, एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और क्या है? एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है। देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्क डन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्या बोला? अगर एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, क्या बोल रहा है? एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा। सिंपल, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया था? वाई डी एक्स बच गया था हमारे पास। उसको कोई सॉल्व कर सकता है क्या? लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ बच जाए, फॉर एग्जाम्पल वाई डी एक्स। ठीक है, इसके साथ साथ एक और टर्म आ जाए, इसके साथ क्या हो जाए? एक और टर्म आ जाए, तो क्या इसका और जो अगली टर्म है इसका कॉम्बिनेशन घट के कोई छोटी चीज बन सकता है क्या? बन सकता है। उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जब छोटी छोटी डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स, छोटी छोटी डिफरेंशियल टर्म्स कंबाइन हो सके और एक छोटी टर्म बना सके, उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के लिए है ये, नीट के लिए नहीं है। ठीक है, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि आप मुझे बताओ d ऑफ x इंटू वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवाइड बाय मैं करता हूं dt, dxy बाई dt। क्या करेंगे बोलो भाई? दो वेरिएबल्स है, मल्टीप्लीकेशन में है, उनका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करते हैं भाई? पहले एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को कांस्टेंट प्लस उल्टा कर देंगे। बोलो तो क्या आएगा यहाँ पे? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई। करते हैं ना ऐसे? बोलो भाई। अरे u इंटू वी यार। ठीक है, बोलो अब बताओ, अगर आपको dt हटा देते हैं, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो? यस, आप लिख सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ इतना दे दिया तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको इतना दे दिया तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कौन से मेथड से? एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले मेथड से कर सकते हैं। ओके,
ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स में आता है, एक क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, ठीक है। हाँ तो एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्क डन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जरूरी नहीं कि वर्क डन ना निकाला जा सके, निकाला भी जा सकता है, ठीक है। इट मे बी कैलकुलेटेड इफ द इक्वेशन फॉर डी डब्ल्यू इज रिड्यूस्ड यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स का चैप्टर है, वहां से एक टॉपिक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, उसके कुछ रिजल्ट्स अगर हम यूज करके एक्सप्रेशन को घटा दें तो वर्क डन कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। इन एग्जाम्पल गिवन डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, बोलो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना। तो अगर ऐसा दे रखा हो तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। अगर डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, वाई को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx प्लस बोलो एक्स स्क्वायर एज इट इज और फिर y का डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको ऐसा दे रखा है तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं उसको, और फिर बाद में उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, यस और नो, ठीक है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के लिए है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद आप उन रिजल्ट्स का यूज कर सकते हो, बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन है। वैसे भी 1% ही चांस है, 1% भी चांस नहीं है वैसे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल पे क्वेश्चन आने का, लेकिन फिर करवा दिया, ठीक है, करवाने बनता है अपना, ठीक है। ए बॉडी डबल्स इट्स स्पीड, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आगे आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, क्लियरली कह रहा हूं, इस साल भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बॉडी डबल्स इट्स स्पीड, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। मान लो कि एक बॉडी है, मास m, मास तो चेंज हुआ नहीं है, बोला है क्वेश्चन में, क्या चेंज हुआ है बोलो, वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी अगर v है तो बोलो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी क्या बोला उसने, डबल्स इट्स स्पीड, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 बोल देते हैं इसको, ये इतनी है। बोलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी हो जाएगी, 1/2m, स्पीड कितनी है 2v का स्क्वायर, सही है। बोलो कितनी आई है, 4 इंटू 1/2mv स्क्वायर आ गई ना, बोलो भाई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी 1 पता है, क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज का बताता हूं अभी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा है, चेंज पूछा है पहले तो, यस और नो। तो चेंज निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि दिस माइनस दिस, बोलो भाई। तो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू बोलो 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, कितना बच जाएगा, 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। अब पूछा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बोलो, परसेंटेज किसी भी चीज की, जिस चीज का निकालना है वो ऊपर जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है इंटू 100, बोलो। तो यहां पे क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यस और नो, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 100, यस और नो, ये तो आएगा भाई। बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 100, कितना आया 300। तो 300 परसेंटेज चेंज इज 300। क्लियर हो गई बात, ऐसे ही निकाल लें आप, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, अब कितनी हो गई, 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब 4 गुना हो गई। पहले 100% थी, बाद में 400% हो गई, चेंज कितना हुआ 300%। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। ए बॉडी हैज कांस्टेंट मोमेंटम, क्या बोल रहा है, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है देवांश, मोमेंटम क्या होता है, बिल्कुल सही बताया, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब क्या बोल दिया, मास इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या है भाई, मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट दे दिया आपको। बोलो m इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये गिवन है, कांस्टेंट मोमेंटम, एंड इट्स मास इज डिक्रीजिंग, मास जो है डिक्रीज कर रहा है,
तो ऑब्वियसली वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? तो बोलिए अगर मास आधा हो गया है तो वेलोसिटी को डबल होना पड़ेगा, है ना? बोलो m इंटू वी होना चाहिए, प्रोडक्ट जो आता है मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया। मास मान लो हो गया m/2 और वेलोसिटी हो गई v डैश, ये पहले वाले के बराबर ही होना चाहिए। कितना? mv के बराबर, m से m कट गया, 2 इधर लेके जाओ, बोलो v डैश इज इक्वल टू 2v, तो वेलोसिटी को कितना होना पड़ेगा, है ना? डबल होना पड़ेगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है। पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही होगी, बोलो। ऐसे ही क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसमें बोलना चाहिए था एंड इट्स मास इज डिक्रीजिंग, और या फिर इट्स मास हैज डिक्रीज बाय हाफ। ठीक है, मास हैज रिड्यूस्ड बाय हाफ कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो बोलो मास आधा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, डबल। पूछ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, कितनी थी भाई, हाफ mv स्क्वायर। बाद में कितनी हो गई, हाफ, मास कितना हो गया m/2, वेलोसिटी कितनी हो गई, सही है। बोलो कितना आ जाएगा ये, बोलो 1/2, और ये हो जाएगा m, और ये 1/2 इधर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ पे 4, तो ये 4 ने इसको काट दिया, कितना है 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर, यानी क्या हो गया, पहले वाले से डबल हो गई है। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला याद होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, याद है भाई? ऐसे भी याद कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है। बोलो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है और मास रिड्यूस कर रहा है तो बोलो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो मास आधा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, वही निकाला था आपने। क्लियर है भाई? अच्छा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, बोलो इसी फॉर्मूले से, p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, 2m को इधर लेके जाओ, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो। बोलो कह दिया जाए क्वेश्चन में द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एंड द मास इज चेंजिंग, तो मोमेंटम में चेंज बता सकते हो आप कैसे? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, सही है ना? बोलो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और मास 4 गुना हो गया तो मोमेंटम 2 गुना होगा, सही है ना? 4 गुना हो गया मतलब √2 टाइम्स होगी मोमेंटम। क्लियर है भाई? बिल्कुल सिंपल है। रुको, ठीक। ए बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी is increasing its mass, what is the change in kinetic energy? क्या हो रहा है? एक बॉडी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है और उसका मास इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मास इंक्रीजिंग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास इंक्रीज हो रहा है, बोलो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट, मास अगर डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मास आधा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है, तो मास अगर डबल हुआ है तो ये भी डबल होगा। अगर कह दिया जाए मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। ठीक है, वेलोसिटी 4 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर भाई? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Two bodies with masses 3 kg and 6 kg are moving with same momentum। क्या बोला? दो बॉडीज हैं जिनके मास 3 और 6 किलो हैं, उनका मोमेंटम सेम है, विच हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी आपको ये बताना है, और हो सकता है कि आपसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ ले। सही है, तो बोलो P3 मतलब मोमेंटम ऑफ 3 kg बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 6 kg बॉडी। सही है, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। बोलो ऑब्वियसली 3 किलो का मास है, इसकी वेलोसिटी v3 लिख देता हूं, इसका मास 6 किलो है और ये v6 बोल देता हूं, v6 मतलब 6 kg के मास वाले की वेलोसिटी। ठीक है, बोलो m3 कितना है 3, ये कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो v3 इज इक्वल टू 2v6।
V3 और V6 में रिलेशन पता चल गया। अब मान लो आपसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लिया, ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी तो पता चल ही जाएगा अपने को। बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg दोनों निकाल ले। बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg हाफ 3V3 स्क्वायर, और इसकी बोलो 1/2 6V6 स्क्वायर। चेक करते हैं, बोलो V3 कितना है 2 × V6, सही है। ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर बन के इधर बाहर निकल जाएगा 4 × 1/2 × 3 × V6 स्क्वायर। यहां क्या करेंगे, इस 6 को 3 बना दूं, 2 बाहर निकाल दूं, 1/2 3V6 स्क्वायर, 1/2 3V6 स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, बड़ा कौन हुआ, कितना ज्यादा है ये, इसका डबल है ये। नहीं आई बात समझ, रिपीट करूं क्या, पक्का, ठीक है। तो बोलो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, 3 kg वाले की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 kg हायर देन दैट ऑफ 6 kg, कितना परसेंट है, डबल है, डबल है मतलब 200% है। बाय व्हाट परसेंटेज इज ग्रेटर, कितने परसेंट से बड़ी है, 100% से बड़ी है, यस और नो, भाई उसका 200% है ना, तो कितनी बड़ी है, 100% बड़ी है, सही है, ठीक है। ये हम कल करते हैं, पेंडुलम इज सस्पेंडेड वाला, ओके भाई, क्लियर है, कल करते हैं इसको। थैंक यू फॉर योर टाइम।